सो हेलो एंड वेलकम टू अदर स्टार्स, दिस इज होस्ट सुशील प्रियांक। और इस वीडियो में हम जानेंगे अपने स्टडी इफेक्ट आवर्स को आप ज़्यादा इफेक्टिव एज वेल एज प्रोडक्टिव किस तरह से बना सकते हैं। सो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं यार। एक ऐसे कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जो कि 12 से 15 घंटे तक पढ़ते हैं, लेकिन उनके उतने वैसे रिजल्ट्स वो जनरेट नहीं कर पाते हैं उस हिसाब से, ठीक है, जितना उन्होंने पढ़ा है, मतलब जितना समय उन्होंने दिया है पढ़ने को। तो और एक और कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये है कि जो कि एक एडिक्वेट अमाउंट तक पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम तक पढ़ते हैं, लाइक 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं एंड लाइक दो जो मैंने पहले बताया उनसे बेटर रिजल्ट्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो कि स्टडी आवर्स को ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ कुछ 7 से 8 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगा जो कि मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है एंड उससे मेरा जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, और इफ़ेक्टिवनेस है, वो स्टडी आवर्स में मेरे को ज़्यादा दिखा है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद। और मैंने लाइक पहले से बेटर रिजल्ट्स भी जनरेट करना शुरू किया था। तो इन सब चीज़ों को लाइक मैं कंपाइल करके इस वीडियो में आपको बता दूंगा। मैंने अलग अलग जगह से सीखा है, अलग अलग जगह से जाना है, नॉलेज लिया है। मतलब मेरे टीचर्स ने भी मेरे को बताया एंड मैंने इंटरनेट पे भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी। और जब मैंने इम्प्लीमेंट किया, चीज़ें तो मैंने बहुत एक्सप्लोर करी थी, जाना तो मैंने बहुत था, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज मैंने वो खुद इम्प्लीमेंट किया है एंड जब मैंने देखा मेरे लिए रिजल्ट्स आ रहे हैं तो प्रैक्टिकली आपके लिए भी आ सकते हैं इफ़ यू डेफिनेटली फॉलो दोज। तो वैसे भी ये चैनल को मैं बहुत प्रैक्टिकल रखना चाहता हूँ यार। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो भी बताऊँ उससे आपको भी बेनिफिट हो, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मिले। तो उसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द मेन कंटेंट ऑफ अ वीडियो एंड दैट इज़ हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। तो सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं यार। पहला पॉइंट है गेट ऑर्गेनाइज्ड। स्टूडेंट्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है यार। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज्ड होना सीखो, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप टाइम टेबल बनाओ और उस पर आप मतलब टाइम टेबल को देखते हुए आप प्रोसीड करो, क्योंकि टाइम टेबल बनाने का उतना फ़ायदा मेरे को खुद को नहीं हुआ और बहुत स्टूडेंट मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अचीव नहीं कर पाते जो भी वो टाइम टेबल पे लिखते हैं। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि टाइम टेबल बनाने से आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगा। इनफैक्ट मैंने जब भी किया है ना तो मेरा लो हो जाता था प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मैं एक सेट टाइम टेबल जब बना लेता था उसको हर दिन देखता था और उस हिसाब से प्रोसीड करता था, लेकिन कभी अचीव ही नहीं कर पाता था, एंड तक जा ही नहीं पाता था, ठीक है। तो मेरे को उससे उल्टा और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हैक होता हुआ दिखा, ठीक है। तो टाइम टेबल बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मतलब वो था नहीं। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आप ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। तो हम जब भी पढ़ते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि किसी भी रैंडम चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी पेंडिंग हमारा जो भी बचा होता है उसको लेके स्टार्ट करते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि एक डिफ़िकल्टी लेवल देख के किसी भी सब्जेक्ट को उठा लेते हैं, इजी या हार्ड या जो भी आपको मीडियम या एवरेज टाइप का लगता हो। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें ये देखना है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है, हमारे लिए अभी पढ़ना कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज उस तरीके से आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस कर पाओगे जो कि लगता है आपको ये करना अभी ज़रूरी है, एंड वो जब ख़त्म हो जाए उसके बाद अब दूसरे चीज़ों के साथ प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि टू डू लिस्ट, हर दिन के लिए एक टू डू लिस्ट बनाइए, ठीक है, और उसको अचीव करने की कोशिश करिए। टू डू लिस्ट यार बेसिकली एक दिन में आप कितना कर लोगे, तो हर दिन एक लाइक कितना पढ़ लोगे, ठीक है। तो टू डू लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पॉइंट होंगे जो कि आपको स्टडी के अराउंड करना है, ठीक है। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट करना है, क्या क्या आपके पास लाइक उनमें आप पेंडिंग वर्क्स को भी डाल दीजिए, ठीक है, आपके रिविजन्स को भी डाल सकते हैं। तो 4 से 5 पॉइंट एक छोटा सा लाइक पेज लेकर उसमें लिख दीजिए और उसको आप एक्सेल करने की कोशिश करिए, उसको अचीव करने की कोशिश करिए, और वो हो जाता है, ठीक है, वो हो जाता है। हर दिन जब आप टू डू लिस्ट बना के उसके ऊपर काम करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये काम किया है, एंड एट द एंड ऑफ द डे योर स्टडी विल बी मोर इफेक्टिव और आपका प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप एग्जॉस्टेड भी फील नहीं करोगे। और हर दिन अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बना सकते, आप एक काम करिए, अगले दिन का टू डू लिस्ट एक दिन पहले बनाइए, ठीक है। तो
जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तो इस टू डू लिस्ट को बनाने में एक तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगता है। आप एनालाइज करते हो क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या करना है आज के पूरे दिन में स्टडी के अराउंड, मतलब पढ़ने के अराउंड, ठीक है, और आप इस पर काम करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाओ तो आपको चीज़ें ना क्लियर दिखने लगेगी। एंड व्हेन वी स्टार्ट सीइंग थिंग्स क्लियरली, तो क्या होता है कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव, लाइक मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को छू पाते हैं, टच कर पाते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे हम आते हैं कि डे स्ट्रैटेजी। ये मैंने खुद ने बनाया डे स्ट्रैटेजी, और मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट भी किया, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत काम का है। डे मतलब वो दिन वाला डे नहीं, DAY नहीं, ये डे स्ट्रैटेजी मतलब है DAE, डिसाइड एनालाइज एक्सेल, ठीक है। ये डे स्ट्रैटेजी क्या है? अब डिसाइड, पहला वर्ड है डिसाइड। तो डिसाइड में मतलब आपको एक ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ना है सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा, जो कि आपको लगता है आपको अभी करना है। आप सब सब्जेक्ट में से चुन लीजिए कि आपको कौन सा पार्ट और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है अभी, उसको कहते हैं डिसाइड, ठीक है। एनालाइज मतलब आप उस चीज़ को शुरू करिए। एनालाइजेशन, अगर सब्जेक्ट प्रैक्टिस ओरिएंटेड है आप प्रैक्टिस करिए, अगर सब्जेक्ट थ्योरी ओरिएंटेड है आप पढ़ना चालू करिए, याद करना शुरू कीजिए, ठीक है, लिखना शुरू कीजिए, जो भी आपको करना है, लेकिन उस सब्जेक्ट के अराउंड आपको चीज़ों को एनालाइज करते आना चाहिए, ठीक है। आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप भर भर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ठीक है। और अगर चीज़ें याद करने में ज़्यादा फोकस्ड है उस सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री पकड़ लेते हैं, उसमें आपको याद करना है तो आप लिखिए, याद करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, सब कुछ करिए, लेकिन सब्जेक्ट के अराउंड आप शुरू करिए। जो भी करना है आपको उसी वक्त शुरू करना है, डिसाइड करने के साथ साथ। उसमें देरी मत करिए ज़्यादा, उसको ज़्यादा टालिए मत बात के लिए, ठीक है ना। DAE का D और A कंप्लीट हो गया। अब आते हैं E पे। E मतलब एक्सेल, ठीक है। एक्सेल का मतलब क्या है? आपने जो भी प्रैक्टिस करना शुरू किया या पढ़ना शुरू किया, उसको कंटिन्यूसली करते जाइए। अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बीच में आप अटक रहे हो, आपको वहाँ पे रुक नहीं जाना है, ठीक है। आपको चीज़ों का सोल्यूशन वहीं देन एंड देयर खोजना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, डाउट लिस्ट में डाल दीजिए, बाद में आप सॉल्व कर लीजिए, लेकिन आपको चीज़ों को कंटिन्यूसली करते रहना है। अगर आपने टारगेट लिया है, डिसाइड करने के बाद, एक सब्जेक्ट को चुनने के बाद, अगर एनालाइजेशन के वक्त में, पढ़ने के वक्त पे आपने जब टारगेट करके रखा है, आज मैं इस सब्जेक्ट के एटलीस्ट 35 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 35 को करके ही उठिए, उसे कहेंगे हम एक्सेल, ठीक है। चीज़ों को पकड़ पकड़ के करो यार, एंड टिल द लास्ट मोमेंट आपको सब सब कुछ कवर करके एक्सेल कर देना है। आप वक्त की ओर मत देखिए, लगने दीजिए, वक्त लगने दीजिए, धीरे धीरे ही प्रोडक्टिविटी आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। पहले दिन में ही सब ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप बड़े बड़े टारगेट्स को छू पाओगे, लेकिन आप करिए, आप ऐसे करते करते लाइक एक्सेल करने की कोशिश करिए। आप जब उस लेवल पे आ जाएंगे, आपका प्रोडक्टिविटी स्केल अप हो जाएगा ना, तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा फील होगा। वैसे DAE स्ट्रेटेजी पहले दिन से प्रोडक्टिव होता है, बिकॉज ये 3 चीज़ों में बांटता है, मैंने बोला ही। सबसे ज़्यादा तो ये क्लैरिटी देता है कि आपने डिसीजन लिया है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है। दूसरा है एनालाइजेशन, मतलब आप चीज़ों को प्रैक्टिस या प्रोसेस करने में लग चुके हो। एंड तीसरा है एक्सेल, मतलब आप खत्म करने की ओर जा रहे हो, ठीक है। चीज़ों को खत्म करके उठोगे, आपने डिसीजन लिया, बिना वक्त देखे चीज़ों को खत्म करिए। बीच में ब्रेक्स लीजिए ज़रूर, लेकिन उसको कंटिन्यूएशन पे रखिए और ख़त्म करिए। उसके बाद ही आप दूसरे जगह पे मूव ऑन करिए, ठीक है। आपको कुछ भी और पेंडिंग काम करना है, होमवर्क करना है या फिर रिवाइज करना है, उसको करके आप जाइए, ठीक है। तो बेसिकली ये पहले 2 पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पे हम अगर आए तो तीसरा पॉइंट है द रूल ऑफ 52 and 17, ठीक है। अभी रूल ऑफ 52 and 17 क्या है? ये रैंडम रूल है यार। एक स्टडी के साइकोलॉजिकल स्टडी के हिसाब से ये पाया गया कि एक ऑफिस का एम्प्लॉय 52 मिनट यानी 52 मिनट्स तक प्रोडक्टिव रह सकता है, और बाकी के 17 मिनट वो ब्रेक लेता है, ठीक है। वो ब्रेक लेता है एंड देन अगेन ही कम्स बैक टू प्रोडक्टिविटी फॉर 52 मोर मिनट्स। और इस तरह से चीज़ों को ब्रेक किया गया है। ये पोमोडोरो टेक्निक के साथ मिलता जुलता कुछ है। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है, ठीक है, जिसमें भी आप टाइम को स्प्लिट करते हुए अपने वर्क आवर्स को ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बनाते हो। उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, मेरे को पता है, तो यूट्यूब में भी आप अलग अलग जगह देख सकते हैं, ठीक है। छोटा में मैंने बता दिया ब्रीफ में कि पोमोडोरो टेक्निक कैसा होता है, तो इसके लिए मैं पक्का वैसे भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा प्लान है। तो अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं ज़्यादा, अभी आते हैं रूल ऑफ 52 and 17 पे। तो बेसिकली आप 52 मिनट तक ना पढ़िए, ठीक है। आप 52 मिनट तक कंटिन्यूसली आप चीज़ों को पढ़िए, आप चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, आप जो भी कर रहे हैं आप करिए। उसके बाद आपको 17 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि यार एग्जैक्ट 52 या 17 को मिलाना है, लेकिन बेसिकली आप इस तरह से अगर आप चीज़ों को स्प्लिट करते हुए करेंगे ना, तो आप देखेंगे जब आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे। 52 मिनट तक आपके पास कंप्लीट प्रोडक्टिविटी रहता है, आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा अलर्ट रहता है, ये स्टडी ने कहा है। तो डेफिनेटली 52 मिनट तक आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, बिकॉज अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते हो ना, मैंने भी ये देखा है खुद के साथ होते हुए, आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे ना, आप एग्जॉस्ट कर जाओगे, एंड मैनी विल एग्जॉस्ट, आपको फिर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। सो वैसा क्यों करना है जब आप चीज़ों को स्प्लिट करके कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द रूल ऑफ 52 एंड 17। आप इस तरह से अपना लाइक जो स्टडी आवर्स है उसको ज़्यादा और इफेक्टिव बना पाओगे। चौथे पॉइंट पे आते हैं, वो है स्टडी ऑन अ टेबल एंड चेयर। ये बहुत मैंडेटरी है, हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते, कहीं भी लाइक बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं, बेड पे, ठीक है, लेट के, लीन करके, वो सब, या फिर सोफ़ा में, वो सब बिल्कुल मतलब गलत है यार, वो गलत है। मतलब उससे क्या होता है कि ब्रेन को ना वो अलर्टनेस मिलता नहीं है जिससे कि हम चीज़ों को अच्छी तरह से प्रोसेस कर पाएँ और साथ ही साथ अपनी पूरी एफिशिएंसी से पढ़ पाए, ठीक है। इसीलिए बाद में क्या होता है कि जो भी हमने पढ़ा है ना, उसमें हम अटकते हैं, हम भूलते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे करके पढ़ने से ब्रेन को इतना अलर्टनेस मिलता ही नहीं है, वो गैप नहीं मिलता चीज़ों को प्रोसेस करने को, एंड डेफिनेटली स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होता किसी भी चीज़ का। तो टेबल और चेयर मैंडेटरी है, बहुत नज़रअंदाज किया जाता है इसको, ठीक है। टॉप टियर कंट्रीज़ में तो पढ़ाई टेबल चेयर में ही करते हैं यार लोग, ठीक है। इंडिया में आप घर घर में देखोगे बेड में लेट के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत मतलब ख़राब बात है, मैं खुद भी करता था, ठीक है। लेकिन जब से मैंने इस आदत को छोड़ा है, मेरे को भी लगने लगा है कि हाँ मेरा इफेक्टिवनेस बढ़ा है, ठीक है। मैं ज़्यादा पढ़ भी पाता हूँ, ठीक है, एग्जॉस्ट जल्दी भी नहीं होता हूँ। वो लेजीनेस का जो चीज़ है ना, जो इवॉल्व करती रहती है कंफर्ट जोन में, वो चला जाता है, और जब वो चला जाता है तब जाके आप मैक्सिमम एफिशिएंसी से पढ़ पाते हो, ठीक है। आपका जो लाइक जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। तो वैसे भी हमें लाइक आपके पास अगर टेबल चेयर का सेट नहीं है घर पे, ठीक है, तो यार एक बेसिक बजट में टेबल चेयर आता है। वैसे भी प्रीमियम ऑफिस का सेटअप जैसा कुछ टेबल चेयर का ज़रूरत नहीं है उतना, वो सब हमें ख़रीदना नहीं है, हमें तो कोई स्टूडियो सेटअप या ऑफिस सेटअप तो करना नहीं है अपने वहाँ पे। एक बेसिक बजट में टेबल चेयर आता है, आप उसे ख़रीद लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये था चौथा पॉइंट। पाँचवें पे मूव करते हैं। पाँचवा है आपका फेनमेंट टेक्निक। बहुत पुराना टेक्निक है, बहुत लोगों को पता भी है, बट जिनको पता नहीं है उनके लिए अभी मैं बता देता हूँ कि फेनमैन टेक्निक होता क्या है। अब देखो, फेनमैन टेक्निक बेसिकली रिचर्ड फेनमैन फिजिक्स के सबसे बड़े टीचर जिनको माना जाता है उनका दिया गया टेक्निक है, ठीक है। उन्होंने गिफ्ट किया था इस टेक्निक को लाइक वर्ल्ड को। तो बेसिकली फेनमैन टेक्निक क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। फेनमैन टेक्निक में ना क्या होता है, आप कोई भी एक टॉपिक, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा मैं तभी बोलूँगा जब आपको कोई टॉपिक बहुत कम्प्लेक्स लग रहा हो, कोई कंसेप्ट ज़्यादा कम्प्लेक्स लग रहा हो, तभी आप इसे इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी टॉपिक जो कि आपको लग रहा है कि ये मुझसे हो नहीं रहा है, या फिर मेरे को ये वाला इसमें इसकी ज़रूरत है, उसको आप उठाइए, ठीक है। लाइक मेरे को याद करना है या फिर कुछ भी प्रैक्टिस करना है, उसको आप उठाइए, उस टॉपिक को आप उठाइए। उठाने के बाद उसको आप एक लाइक साइड में लिख दीजिए कि टॉपिक का नाम लिख दीजिए, ठीक है। एक शीट ऑफ पेपर ऐसे ले लीजिए, हाँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उस टॉपिक में से रिलेटेड जो चीज़ें भी है ना, उसको पढ़ लेना है, एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जो लाइक बुक में लिखा हुआ है या फिर आपके कॉपी पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। हो गया। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको दिमाग में ना खुद को इस तरह से उस टॉपिक को सिंप्लीफाई करके समझाना है कि एज इफ आप एक 12-13 साल के बच्चे हो। आपको अपने एज से छोटे एज के लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके टॉपिक को खुद को समझाना है, ठीक है ना। जब आप ये करते हो तो वो सिंप्लीफिकेशन आपके पास आता है। सिंप्लीफिकेशन जितना आएगा और जितना आएगा उतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको पूरा का पूरा आंसर, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा टॉपिक ज़्यादा क्लियर दिखने लगता है, ठीक है। जब आप ऐसे समझा रहे हो, ऐसे इस तरह से समझा रहे हो, खुद को एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, ठीक है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हुए, आपको जहाँ भी आप बहुत जगह अटकोगे, क्योंकि आपने बस एक बार आंसर को अच्छे से देख लिया है, आपने टॉपिक का ओवरव्यू लिया, फिर आप खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो एक अच्छा इंडिकेशन है आप अटक रहे हो, बिकॉज जब 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 आप अटकोगे ना, तब आपको ये याद आएगा कि इस जगह में मेरे को चीज़ों को और सिंप्लीफाई करना है और रिफाइंड तरीके से मेरे सामने रखना है, मेरे को समझाना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप समझोगे अच्छे से
तभी आप चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस कर पाओगे, ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रिटेन रख पाओगे। ठीक है, ये मैंने अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा अप्लाई किया। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए बेस्ट टेक्निक है फेनमैन टेक्निक। ठीक है, तो आखिर में ऐसा करते करते आप जितना बार रिफाइन करेंगे आंसर को, उसके बाद आपके पास एक ऐसा आंसर आ जाएगा ना जो कि बहुत सबसे सिंपल होगा। एंड जब आपके पास वो सिंपल आंसर आएगा तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक मेरे लिए इजी हो चुका है, बिकॉज आपने खुद को ही एक सिंप्लीफाइड वे में आंसर को समझा दिया। आपने रट्टा नहीं मारा है। किसी भी टॉपिक को आप रट्टा मारोगे ना, आप याद करोगे ना, तो निकल ही जाएगा वो ज़्यादा देर तक लाइक दिमाग में बैठेगा नहीं। आपने तो वर्ड्स को याद किया है, आपने कॉन्सेप्ट को समझा है क्या? नहीं समझा है, तो एग्जाम में जाके लिखोगे क्या? कुछ भी नहीं, लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर रीज़न है स्टूडेंट्स भूल क्यों जाते हैं, वो इस तरह से गलत तरीके से याद करके जाते हैं। अगर आप सिंप्लीफाइड वे में चीज़ों को समझोगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, और सिर्फ समझना नहीं है, सिंपल कर देना है चीज़ों को, क्योंकि जब आप सिंपल कर देते हो ना तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। और इस प्रोसेस के बीच एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब आप आंसर को सिंप्लीफाई करोगे ना तो आप अपने, मैंने बोला था ना शुरू में, एक शीट ऑफ पेपर लीजिए, उसमें टॉपिक का नाम लिख लीजिए, उसमें आपको पॉइंट्स लिखते जाना है। जो भी पॉइंट्स आपने सिंप्लीफाई किया है, जिस भी किसी पॉइंट्स को, उनको आपको लिखते जाना है। ठीक है, ऐसा आप हर टॉपिक के लिए कर सकते हैं, हर कॉम्प्लेक्स टॉपिक के लिए कर सकते हैं। और जो पेपर है ना उनको संभाल के रखिए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब पेपर को संभाल के रखेंगे, बाद में सारे पेपर्स को आप कंपाइल कर दीजिए और आपके पास एक साल का जो आपने जो कुछ भी पढ़ा है, फाइनल एग्जाम से पहले, आखिरी एग्जाम से पहले, अब वो जो भी एग्जाम्स हो, ठीक है, उससे पहले आपके पास एक कंपाइलेशन ऑफ आपका खुद का सिंप्लीफाइड नोट्स होगा। ठीक है, और जब आप उसको देखोगे ना तो बेसिकली आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। आपके पास रिकॉल करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, रिवाइज मारने के लिए आप उनको आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इस तरह से आप उन आंसर्स को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो एंड सब चीज़ें अपने पास क्लैरिटी के साथ रख सकते हो। ओके, सो फेनमैन टेक्निक की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। फेनमैन टेक्निक यही था। अगले पॉइंट पे हम आते हैं। अगला पॉइंट है वेक अप अर्ली। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं यार, अभी मैं आपको बताऊंगा मैं सुबह उठने को क्यों बोल रहा हूँ। एक तरह के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नाइट को ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, रात को शांति के इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं भी वैसे ही था। ठीक है, और एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो रात को पढ़ नहीं पाते, उनका दिन में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मैंने क्यों बोला वेकअप अर्ली। ठीक है, मैंने यार इसीलिए बोला क्योंकि अगर रात में आप प्रोडक्टिव हो ना तो आप पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा लेट मत करो। ज़्यादा लेट यानी कि आप मैक्स टू मैक्स 1-1:30 बजे तक पढ़ो, उसके बाद आप सोने जाओ। ठीक है, मैं एक गलती करता था, 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ता रहता था। ठीक है, मतलब सुबह कर देता था मैं पढ़ के, और दिन को मैं सोचा था ये बहुत गलत बात है, इससे मेरा हेल्थ को बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, सेकेंड बात है, आप उतना रात को जब पढ़ते हो ना, दिन का काम, आप दिन का जो पढ़ाई है ना, जो करना पड़ता है थोड़ा मिनट के लिए भी, आपका वो कॉन्सेंट्रेशन, वो फोकस बैठता नहीं है, क्योंकि स्लीप साइकिल आपका ख़राब हो जाता है उसमें, और बेसिकली आपको कॉन्सेंट्रेशन आता नहीं है। आपका पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी नीचे चला जाता है, शरीर का जो एफिशिएंसी है ना वो 0 पे चला जाता है, बिल्कुल। ठीक है, 0 पे क्या, नेगेटिव पे चला जाता है। मैंने ये ना 3-4 महीने के लिए किया था। ठीक है, 3-4 महीने में ऐसे ही पढ़ रहा था, लेकिन गलत किया था मैंने बहुत। मेरे को बाद में उसके बारे में पता चला कि बहुत लाइक मेरे को उसके वजह से एक तो हेल्थ पे भी प्रेशर आया, साथ ही साथ मेरे परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट हुआ। ठीक है, लाइक स्टडी परफॉर्मेंस पे। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। क्यों, और एक बात मैं बता देता हूँ कि आप जब रात को पढ़ते हो ना यार, 1-1:30 बजे तक के बाद जब आप एक्सीड करते हो ना, रात को पढ़ने में आपको ना भूख लगने लगती है। ठीक है, 1 बजे के बाद आपको एक भूख लगने लगती है। आप जब फिर आप चलो सोचो 10 मिनट आप कुछ ढूंढने में निकले, घर पे कुछ मैगी बना लिया या फिर कुछ खाने के लिए चले गए, ठीक है, वो भी माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रात को खाना पाप नहीं है। ठीक है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है, जब आप खाना खा ले होते हो ना, ठीक है, तो वो खाना जब आपके पेट में जाता है तो ऑक्सीजन पूरा पेट में वो कंज्यूम करने लगता है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब आता है नींद। उस नींद में आप क्या पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो वो एक दिक्कत वाला बात है। और कोई स्टूडेंट ऐसा है कि खाना खाते खाते वो लोग सोचते हैं कि चलो यार भूख लग रहा है, कुछ खा लेते हैं मैगी बना के, साथ में वेब सीरीज़ देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। ठीक है, और देखते देखते नेटफ्लिक्स तो उनका खाना हो जाता है, लेकिन सीरीज़ ख़त्म नहीं होता, वापस पढ़ाई पे आना नहीं है उन्हें। ठीक है, फिर ऐसा करते करते टाइम चला जाता है, वो लोग टाइम की ओर देखते हैं, अरे बहुत लेट हो गया, अब पढ़ नहीं सकते, सो जाते हैं। आप उतने लेट को सोते हो, उसके बाद सोचो आप कितने लेट उठोगे भी। ठीक है,
और उसके बाद तो लाइक उतना लेट उठने के बाद कोई मीनिंग ही नहीं रहता पढ़ने बैठने का, बिकॉज प्रोडक्टिविटी पूरा ख़त्म हो चुका होता है उस वक्त। आप एग्जॉस्ट फील करने लगोगे, टायर्ड फील करने लगोगे। ऐसा कुछ दिन तो चलेगा, जैसे मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करते हुए, लेकिन मेरे को पता चल गया ये ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। दैट इज़ द रीज़न वेकिंग अप अर्ली इज़ रियली रिकमेंडेड। आपको कौन बोला कि 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है? उठिए ना, 8 बजे उठे, 9 बजे उठिए, ठीक है, वो भी एक अच्छा टाइम होता है। अब जो उठेगा 6-7 बजे, 5 बजे, उनको उठने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। आप रात को 1 बजे तक मैक्सिमम पढ़िए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो, ठीक है, 1:30-1 बजे 2 बजे तक पढ़िए। उसके बाद आप यार अपना स्लीप साइकिल पे ध्यान दीजिए, बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर परफॉर्मेंस नॉट टू बी इफेक्टेड, ठीक है। अगले पॉइंट पे हम आते हैं, और अगला पॉइंट है कि फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। अब फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, क्योंकि आपको फिजूल के नोट्स नहीं बनाने, फिजूल को नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने। जो चीज़ बुक में लिखा है ना, जो चीज़ डेफिनेशन में है, वो सब आपको लिखना ही नहीं है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट को मैंने ये करते हुए देखा, मैं खुद भी करता था, ठीक है, ये गलती थी। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको अपना गलती भी बताते रहा, मतलब अपनी गलतियाँ भी बताते रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने क्या किया, आपको जो अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपको रिजल्ट्स बेटर आए। तो मैं क्या करता था, नोट्स बनाता था फिजूल चीज़ों के नोट्स में। एक तो टाइम जाता था मेरा लॉस, मतलब टीचर पढ़ाती भी थी ना, तभी मैं वो भी लिख देता था जो बुक में लिखा हुआ है। उस पर क्या फ़ायदा? एक तो मैं कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझ पाता था, उल्टा मैं लिखने में ध्यान देता था, उसके बाद बेसिकली घर आके दिक्कत होता, मेरे को प्रॉब्लम होता था, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जब टीचर पढ़ा रहे तो आप ना उनके वर्ड्स को फॉलो अप करो, और उनके वर्ड से ही चीज़ों को निकाल के आप लिखना शुरू करो। और जो डेफिनेशन टीचर बुक से पढ़ के बता रहे हैं, उनको लिखने का ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, क्या ज़रूरत है लिखने का, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ, अगर हम बड़े लेवल पे भी बात करें, क्लास 10, 11, 12, चीज़ें सेम है, चीज़ें बिल्कुल सेम है, ठीक है। मतलब जो डेफिनेशन आपके पास, लाइक क्लास 10 में बायोलॉजी में हमारे पास फोटोसिंथेसिस का बड़ा सा डेफिनेशन होता था ना। छोटे क्लासों में तो लाइक 6 में या 5 में तो हमने छोटे डेफिनेशन पढ़ा था। 10 में आते थे तो डेफिनेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो वो डेफिनेशन लिखने का क्या ज़रूरत है, वो तो बुक में ही है, ठीक है। अगर टीचर अलग से कुछ बता रहा है तो यार उसको लिखो, अगर अलग से डेफिनेशन में कुछ ऐड करने को बोल रहे हैं वो लिखो, लेकिन टीचर्स के वर्ड को फॉलो अप करो। बुक वाले डेफिनेशन लिख के तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करो, एंड टीचर जो भी बोल रहे हैं ना, उनमें से कॉन्सेप्चुअल मैटर्स को लिखो। कॉन्सेप्चुअल मैटर्स बोर्ड में, या फिर वो कुछ ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कुछ भी बोल रहे हैं, तो उन्हें आप लिखो, उन्हें आप इंप्लीमेंट करना शुरू करो कॉपी में, क्योंकि आप जब लिखते हो ब्रेन अलर्ट रहता है, एंड आप जब वर्ड्स को फॉलो अप करते हो तो आपके पास ज़्यादा लाइक आपका मेमोरी ज़्यादा एबल हो जाता है चीज़ों को ऑब्जॉर्व करने में, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने में। लेकिन फिजूल के नोट्स हमें सच में यार नहीं बनाने, ठीक है, टाइम बहुत वेस्ट होता है उसमें। 8वां और आखिरी पॉइंट पे हम आते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी यार मेरे एक बहुत ही फेवरेट टीचर से मैंने सीखा है, ठीक है। मैं जब लाइक क्लास 11 में था तब मैंने सीखा था ये, और इस स्ट्रैटेजी का नाम है द RRR स्ट्रैटेजी। अब R³ स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं, और RRR का मतलब होता है यार रीड, रिवाइज, रिकनसाइल, ठीक है। अब ये रीड, रिवाइज, रिकनसाइल स्ट्रैटेजी क्या है? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑसम स्ट्रैटेजी है यार। ये लास्ट में मैंने इसीलिए रखा है बिकॉज इसको सुन के शायद और इम्प्लीमेंट करके आप सभी को बहुत अच्छा लाइक रिजल्ट्स आप जनरेट कर पाओ, अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, एंड डेफिनेटली लाइक आपके ब्रेन में चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोसेस होंगी अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हो, एंड आप ज़्यादा अच्छी तरीके से लाइक प्रोडक्टिविटी को अपने स्केल पे ले जा पाओगे, ठीक है। तो रीड, रिवाइज, रिकनसाइल स्ट्रैटेजी क्या है, द RRR स्ट्रैटेजी, ये बेसिकली क्या बोलता है, अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो, आपके पास सोचो ये एक बुक है, ठीक है। ये बुक, इस बुक में आपको टीचर ने सोचो पढ़ाया है पहला 2 पेज, चैप्टर का पहला 2 पेज पढ़ाया, ठीक है। तो आप चैप्टर जब शुरू होता है, आप सोच लीजिए कि 1 हफ्ता तक चैप्टर चलता है, ठीक है। अब 1 हफ्ता तक जब चैप्टर चलेगा तो इसका मतलब टीचर धीरे धीरे नहीं ना पढ़ाएगा, धीरे धीरे पढ़ाएगा वो। तो पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, ऐसे करके पढ़ाएगा। तो पहले दिन में टीचर ने 2 पेज आपको एक्सप्लेन किया। आप घर पे आओ, इन 2 पेज में 2 पेज को वापस से पढ़ो, रीड करो, रिवाइज करो, ठीक है। रीड करो, रिवाइज करो, मतलब टीचर ने तो पढ़ाई दिया, घर पे आके रीड करो, रिवाइज करो, ठीक है। तो बेसिकली आप चीज़ों को पढ़ो। सोचो ये 2 पेज पढ़ा है, आप यहाँ पे
मतलब इसको पढ़ सकते हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उनको आप मार्क करते चले जाइए, मार्क करते चले जाइए, बिल्कुल मार्क करते चले जाइए, ठीक है। 2 ही पेज है यार, ज़्यादा नहीं है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मार्क करते चले जाइए, ठीक है। हो गया। दूसरे दिन आप जाओगे, आप सोचो टीचर ने अगला 2 पेज आपको पढ़ा दिया, ठीक है, ये 2 पेज कंप्लीटली 4 पेज हो गया। अब आपको क्या करना है, घर पे आना है वापस, जो 2 पेज कल पढ़ाया था, पिछले दिन पढ़ाया था, जो मार्क्ड है उसको एक बार फिर रिवाइज कर लो। पहले दिन तो रीड किया था, अब रिवाइज कर लो, ठीक है। अब रिवाइज करने में इजी भी होगा आपको, बिकॉज आपने मार्क कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। इसको रिवाइज करते हुए, करने के साथ साथ कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट जो 2 पेज पढ़ाया उसको पढ़ो, ठीक है, उसको पढ़ो और मार्क करते चले जाओ। फिर से हो गया, फिर से एक बार हो गया, आपके पास 4 पेज का नॉलेज अभी है। 2 दिन हो चुका है, टीचर ने पढ़ा दिया, ठीक है। दूसरे दिन आप स्कूल जाते हो, 2 और पेज पढ़ा देता है वो, ठीक है आपको। अब आप क्या करोगे, फिर पूरा प्रोसेस को रिपीट करोगे, पहले पेज से आओगे, पहले पेज से। आपने इस पेज को 1 बार 2 बार ऑलरेडी आप रिवाइज कर चुके हैं, इस बार तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ने से भी आपको सब याद होगा, बिकॉज आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आप इस पे आओ, इस पे आओ, ये भी आपने बीच वाला 2 पेज जो है पिछला दिन पढ़ाया था उसको भी आपने वो भी आप लाइक अच्छी तरीके से मार्क कर चुके हैं, रिवाइज ही करना है, ठीक है। कंटिन्यूएशन पे ये भी पढ़ जाओ। अब बेसिकली इस प्रोसेस को आप रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। ऐसे करते करते अगर 1 हफ्ता भी लगता है एक चैप्टर कंप्लीट करने में, वो 1 हफ्ता का चैप्टर ना आपसे छूटता नहीं है, आपसे बिल्कुल नहीं छूटता। जो चैप्टर 1 हफ्ता लगता है, आपको आखिरी दिन में जो चीज़ें पढ़ाई गई है वो आपको पहले दिन की चीज़ों से भी कनेक्टेड फील होगा। मतलब पहला पेज से, चैप्टर का पहला पेज से आखिरी पेज तक आप कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि आपने हर रोज़ चीज़ों को पढ़ा है, फिर पढ़ते हुए रिवाइज किया है, रिवाइज करके चीज़ों को एक साथ रिकनसाइल कर दिया, ठीक है। दिस इज़ द RRR स्ट्रैटेजी। ये मैंने बहुत बार अप्लाई किया एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। ये 8 पॉइंट में से, मैंने जितना भी पॉइंट बताया, इन 8 में से आपको सबसे ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है। इसीलिए इसको आप ज़रूर अच्छे तरीके से फॉलो करिए एंड एक बार ट्राई करके देखिए। दिस इज़ रियली हेल्पफुल। आपका रिविजन भी होता है, आपका उसमें आप चैप्टर के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड भी फील करें, आप कुछ भूलते नहीं बेसिकली, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यही है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैंने बहुत इंप्लीमेंट किया, इससे मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छे लेवल पे गया यार। हाँ, तो ये थे मेरे 8 पॉइंट्स जो कि मैंने आपके साथ सारे शेयर कर दिए। तो इस 8 पॉइंट के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग लगा तो शेयर कर दीजिए, बिकॉज वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है एंड बहुत स्टूडेंट को प्रोडक्टिविटी में दिक्कत आती है, तो प्लीज़ डू शेयर इट वाइडली अगर आपको ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्विंग लगता है। एंड अगर आपको इस तरह के वीडियोस और चाहिए, इस तरह की इंफोटेनमेंट कंटेंट और चाहिए, आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो जैसे ही डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशंस चला आएगा, ठीक है। तो वैसे आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, मैंने और अच्छे वीडियोस डाल रखे हैं, ठीक है। एंड आगे भी डालता रहूँगा अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए। सो लेट्स फिनिश एंड रैप इट अप हेयर। आप और एक बात याद दिला देता हूँ, अगर आप अभी भी जुड़े हैं, अभी भी मुझे देख रहे हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ पे भी आप कनेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ। वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो या फिर पर्सनल कुछ भी बात करना हो। और आपके जो भी सवाल है यार, कमेंट सेक्शन में तो जगह खाली है, फील फ्री टू पोस्ट, सारे रिप्लाई दे दूँगा। एंड या सो लेट्स रैप इट अप हेयर।